तब क्या करते थे, रिकॉर्ड कंपनीज उस पर एक तरीके का दाव खेलती थी, एक जुआ खेलती थी। वेदर आप फॉर में है, अगेंस्ट में है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप किसी भी पॉइंट को लेके बात कर रहे हैं तो उसको आप क्रिएटिवली कैसे आंसर दे रहे हैं, आपकी स्टोरी टेलिंग कैसी है। और क्या हुआ कि इंडस्ट्री को अचानक से बहुत सारे टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ गई हर एक डिपार्टमेंट में। सो अब ये टेक्नीशियंस कहाँ से लाएंगे, वर्सेस देयर आर पीपल हु डू एब्सोल्यूट रबिश एंड दे बिकम पॉपुलर डे इन लाइक जस्ट वन डे। तो उसके पास एक रास्ता है जहाँ मेहनत करके आर्टिस्ट आता है, और दूसरा है ये मतलब हाँ, लाइक कुछ भी करके आप आ जाओ। सो दे विल बी कंफ्यूज कि मैं ये सब क्यों करूं फिर। Correct. तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरे म्यूजिक के जरिए मैं आके छा जाऊंगा, तो शायद वो पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। हाय नमस्कार, मैं हूं अंशु भट्टाचार्य जी और एक पॉडकास्ट लेकर हाजिर हूं आप सभी के सामने। तो दोस्तों, मुझे सबसे पहले आपसे ये पूछना है कि अगर म्यूजिक हमारी ज़िंदगी में ना हो तो कैसा हो, और अगर ये म्यूज़िक फिल्मों में, वेब सीरीज़ में ना हो तो कैसा हो। म्यूज़िक का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है, शायद हमें ये रियलाइज़ नहीं होता है। इसलिए आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही ख़ास होने वाला है, और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे म्यूज़िक के ऊपर। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जो एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, साउंड डिज़ाइनर है, FTII से पास आउट है और मेरे परम मित्र हैं, प्रियव्रता पानीग्राही, जिनको हम प्यार से पानी बोलते हैं। नमस्ते। थैंक यू सो मच पानी। माय प्लेजर। कैसे हो आप? बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम परफेक्ट हूँ। सो पानी, स्वागत है आपको आज की इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं म्यूज़िक के बारे में जी, और हमारे जो भी दर्शक हैं वो भी म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ आज जानेंगे आपके ज़रिए। तो पहला जो सवाल मेरे दिल में हमेशा ये रहता है कि पानी, आपने म्यूज़िक को एज ए करियर क्यों चुना? देखिए, ये सवाल का सीधा सलग कोई जवाब तो है नहीं, लेकिन ऑल आई कैन से इज शायद म्यूज़िक ने मुझे चुना है। मैंने म्यूज़िक को चुना या नहीं ये अलग बात है, लेकिन म्यूज़िक ने डेफिनेटली मुझे चुना, और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं उन चुनिंदा कुछ लोगों में से हूँ जो अपने पैशन को प्रोफेशन में तब्दील कर पाया है। सो आई फील वेरी लकी। एंड क्यों चुना इसका रीज़न मुझे आज तक पता नहीं चला, लेकिन मैं सीधा सलग बता देता हूँ कि भाई म्यूज़िक ने मुझे चुना है, दैट्स इट। क्या बात है, वेरी नाइस। तो मेरा दूसरा सवाल जो आपसे है, क्योंकि आप FTI से पास आउट हैं जी, तो आप FTI के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जो भी आपने, क्योंकि आपने वहाँ से स्टडी की है जी, और मेरे जैसे, हमारे जैसे तमाम दर्शक, उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है कि FTI में कैसे एडमिशन लेना होता है, सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ना होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे FTI के साथ। देखिए, मैं FTI में तब मतलब दाखिला लिया, एडमिशन तब ली मैंने जब इतना कुछ पता नहीं था इन एंड अराउंड। अब क्या अवेयरनेस बहुत है, उस समय अवेयरनेस था ही नहीं। गिन चुन के शायद कोई, मतलब स्टेट में कोई एक बंदा, जैसे मैं उड़ीसा से हूँ, तो कोई एक या दो आदमी जो पिछले 5 साल में एडमिशन लिया है या फिर अटेम्प्ट किया है, उस तरीके से हमको पता चलता था। फिर हम लोग रीच आउट करते थे कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं। और फ्रैंकली बताऊं तो कोई भी पता नहीं पाता था उस समय कि क्या पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न्स ऐसे होते थे। उस समय क्वेश्चन पैटर्न्स ऐसे होते थे कि आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा, तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता था। उसकी तैयारी के लिए आपको GK पढ़ना पड़ता था, थोड़ी बहुत फिल्मों का ज्ञान लेना पड़ता था, और उस समय गूगल से जितना आपने कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन उतना ही फ़ायदेमंद होता था। लेकिन एज सच हमें कोई शख्स उस समय मिला नहीं बता सके कि भाई ये पढ़ो तो ये एंट्रेंस में आता है। जैसे आप IIT की कोचिंग में जाओ, या फिर आपका कोई भी ऐसे JEE कोचिंग में जाओ, या फिर कोई भी एंट्रेंस कोचिंग में जाओ, एक तरीके से मतलब जैसे होता है क्वेश्चन पैटर्न्स ऐसे आएंगे, इतने मार्क्स के ये आएंगे, काइनेमेटिक्स इतना आएगा, यू नो ऑल दोज थिंग्स। FTI के स्टडीज़ के लिए या FTI के एंट्रेंस टेस्ट के लिए कुछ था ही नहीं उस समय इस तरीके का। कहीं से कुछ भी आ सकता है, बस इतना पता था कि भाई एक पोर्शन ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, एक पोर्शन सब्जेक्टिव टाइप आएगा। अच्छा। तो हमने लिटरली मतलब भगवान भरोसे एग्जाम दिया है। अच्छा, ओके। लेकिन अब क्या है, अब बड़ा आसान हो गया, अब अवेयरनेस बढ़ गई है, सोशल मीडिया आ गया है, और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर लोग बातें करते हैं कि यार ये क्वेश्चन इस साल आया था, हो सकता है अगले साल आए। अब तो JET हो गया, जैसे FTI एंड SRFT है, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कैलकाटा, कोलकाता। तो ये दोनों का एक कंबाइंड JET होता है। अच्छा। जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो फिर वही जैसे आपके
मार्किंग एंड रैंकिंग के हिसाब से आपको प्रेफरेंस मिलेगी एडमिशन की। यानी अगर कोई एडमिशन ले रहा है तो दोनों जगह पे प्रेफरेंस हो सकती जेईटी एक ही एग्जाम है। है? अच्छा। जैसे इंजीनियरिंग पे करने के लिए आपको जेई देना पड़ता है या फिर आईआईटी जेई देना पड़ता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जी जो होता है जी। तो वो वैसा हो गया है इन दो कॉलेजेस के लिए, दो इंस्टीट्यूट्स के लिए। ओके। ये तो कॉलेज नहीं है, इंस्टीट्यूट्स हैं बेसिकली, बिकॉज दे कम अंडर आईएनबी मिनिस्ट्री, दे डू नॉट कम अंडर एचआरडी। ओके। सो अब इनका पैटर्न ऐसा है। सो एफटीआई की एस्टैब्लिशमेंट इसीलिए हुई थी कि ताकि इंडस्ट्री जब बढ़ रही थी, फिल्म इंडस्ट्री जब बढ़ रही थी उस समय मतलब टेक्नीशियंस प्रोवाइड करने के लिए हुई थी। अच्छा। तो 1961 में इसकी नींव रखी गई और 62 में आई थिंक द फर्स्ट बैच केम इन। तो आप बोल सकते हैं कि एक तब फिल्म इंडस्ट्री जस्ट प्रॉस्पर हो रही थी। हम आज़ादी से 10 साल के बाद की बात कर रहे हैं, 10-12 साल के बाद की बात कर रहे हैं। तो तब उस समय ये सब चीज़ें आगे बढ़ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुकी थी उस समय, मतलब एक तरीके से, और फिल्में भी अच्छी अच्छी बननी चालू हो गई थी। हमने जितने भी सीखे थे, दादा साहेब फाल्के ने नींव रखी थी इंडियन सिनेमा की। फिर उस तरीके से हम लोग मतलब बढ़ते गए। और क्या हुआ कि इंडस्ट्री को अचानक से बहुत सारे टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ गई हर एक डिपार्टमेंट में। सो अब ये टेक्नीशियंस कहाँ से लाएंगे? हम अपने लोगों को ट्रेन करें। इसी की वजह से एफटीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। वेरी नाइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो शायद हमको नहीं पता था इसके बारे में। वेरी नाइस। तो या अब आते हैं, आपने पूछा एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें। ठीक है, अगर मैं बताऊं तो आजकल बहुत सारे फोरम्स हैं, बट मैं अगर आपको सीधा सलग बता दूं तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुकी है। तो आपको एनीथिंग रिलेटेड टू सिनेमा, मे बी हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, आप गूगल पे जाइए, सीधा हिस्ट्री ऑफ सिनेमा टाइप करिए, आपको सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एज मच एज यू ग्रास्प वो आपको करना पड़ेगा वहाँ से। ऑल्सो मेरे ख्याल से ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि लोग जब सब्जेक्टिव आंसर्स देते हैं, जो सब्जेक्टिव सेशन होता है जिसमें आपको एसेज या शॉर्ट नोट्स लिखने पड़ते हैं, या फिर जिसमें आपका राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिविटी देखी जाती है, उस पर आप फोकस करें, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको शायद सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वहीं पे आपको पहली क्रिएटिविटी दिख जाती है। एंड इट डजेंट मैटर कि आप किस पे बात कर रहे हैं, आप किसी के फॉर में हैं, अगेंस्ट में। सपोज एक टॉपिक आ गया टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया, ओके, लेट्स से इस पे टॉपिक आ गई, वेदर आप फॉर में है अगेंस्ट में है वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप किसी भी पॉइंट को लेके बात कर रहे हैं तो उसको आप क्रिएटिवली कैसे आंसर दे रहे हैं, आपकी स्टोरी टेलिंग कैसी है, ओके, शायद उसी पे ज़्यादा जजमेंट होती है। आज तक मैंने वो देखा है, बिकॉज आई हैव मेट पीपल हु हैव आंसर्ड एवरीथिंग करेक्टली येट नॉट गॉट एन एडमिशन इनटू दैट। ओके। जहाँ पर जैसे बहुत लोग ने, उनको लग रहा था कि नहीं होगा, तो उस तरीके से क्रिएटिव आंसर्स दिए थे शायद, इसलिए सिलेक्ट हो गए। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ऑफकोर्स जो बेसिक ऑब्जेक्टिव टाइप, जो बेसिक जनरल नॉलेज, ये काफ़ी आएंगी सवाल, तो इस पर आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। ओके ओके जी, ठीक है। तो अगला सवाल पूछने से पहले आप तब तक कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं। ज़रूर। ओके, और आप कौन से ईयर में आपका एडमिशन हुआ था एफटीआई में? जी, मैं 2011 बैच में मैंने एडमिशन ली। अच्छा, ओके। लेकिन अपने एफटीआई में एक अच्छी चीज़ होती है कि हम लोग पढ़ते पढ़ते काम कर सकते हैं इंडस्ट्री में। ओके। तो बाय 2012 आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग इन द इंडस्ट्री। अच्छा। मैं शूट्स पे आता था, असिस्ट करता था, सीनियर्स को असिस्ट करता था, छोटे मोटे कुछ पर डे मिल जाता था, तो बढ़िया अपना मेस वेस का खर्चा चल जाता था उस समय। सो या आई मीन लाइक इट वाज अ ब्लेसिंग, बिकॉज उस समय बहुत गैप्स मिलते हैं आपको प्रोजेक्ट्स के बीच में, क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, फिर 2-3 महीना जो तैयारी का मौका मिलता है आपके क्लासरूम प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर आपके जो कोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उस दौरान हमें काफ़ी टाइम मिलता था। तो हम अभी सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम सीखेंगे कहाँ? ऑन द शूट, राइट, और ऑन द एडिट टेबल, ऑन द पोस्ट प्रोडक्शन। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आना पड़ता था हमें बॉम्बे, मुंबई। तो उस समय हम लोग को काफ़ी मदद मिलती थी सीनियर्स से, क्योंकि सीनियर्स को चाहिए थे कुछ असिस्टेंट्स, तो भाई आ जाओ, पर डे आपका इतना मिल जाएगा और आपको मतलब ट्रैवल और खाना पीना तो सेट पे ही होता था जी। तो इस चक्कर में इस लालच में हम लोग आ जाते थे और या बाय डिफ़ॉल्ट सीख भी जाते थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो
जैसे कि हम सबको ये पता है पाने कि म्यूज़िक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्मों में, हाँ जी। वेब सीरीज़ में। जी। तो म्यूज़िक का इम्पैक्ट कितना अच्छा होता है किसी पर्टिकुलर सीन में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सबसे पहले हम आते हैं कि अगर मान लीजिए आज फॉर सम रीज़न म्यूज़िक होता ही नहीं है दुनिया में, तो जीवन कैसे रहेगा? पहले इससे शुरू करते हैं। जी। तो आपको शायद पता चल जाएगा कि म्यूज़िक कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि म्यूज़िक बहुत समय नहीं, ऑल द टाइम सबकॉन्शियसली काम करता है। जैसे आप विजुअली किसी चीज़ को देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं किसी चीज़ को, दोनों मे बी कॉन्शियसली आपको ट्राई कर रही है कुछ चीज़ समझाने की, लेकिन म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपको सबकॉन्शियसली लेके जाती है एक लेवल पे। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वाई नोबडी कैन टेक इट अवे। करेक्ट। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप चाहे आज ट्राई कर लो कि भाई मैं आंखें बंद करके आज पूरा दिन समय बिताऊंगा, लेकिन अगर आप उसके साथ म्यूज़िक चला रहे हैं तो आप एक पूरी जर्नी कर सकते हैं। सो ऑल आई वांट टू से इज म्यूज़िक इज़ अनदर आर्ट फॉर्म विच ऑल्सो affects you all the time subconsciously, and that is why it is important. क्योंकि जैसे थिएटर में भी हम देखते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर सीन में एक्टर अगर परफॉर्म कर रहा है और अगर म्यूजिक होता है तो सीन लिफ्ट हो जाता है काफ़ी अच्छे तरीके से। हाँ जी, बिल्कुल। तो हम तो शायद कभी ये सोच ही नहीं पाएंगे कि किसी सीन में, किसी फिल्म में अगर म्यूजिक ना हो तो ये बहुत ही बढ़िया आपने कहा इस बारे में। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे ये बहुत सारे इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर आ रहे हैं, तो उनका क्या चैलेंजेस उनको देखने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं इंडस्ट्री में? वो कैसे आते हैं और क्या फेस करना होता है उनको? देखिए, गॉन आर द डेज जहाँ पर एक रिकॉर्ड लेबल कंपनी होती थी, वो टैलेंट स्काउटिंग करती थी पहले जी। कि भाई कहीं चले गए, कहीं इवन वेस्ट में भी, इधर भी, यहाँ टैलेंट स्काउटिंग चलती थी कि भाई कोई एक आर्टिस्ट अच्छा कहीं पे पब में परफॉर्म कर रहा है, या फिर किसी के रिकमेंडेशन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या फिर किसी आर्टिस्ट ने, बड़े आर्टिस्ट ने रिकमेंड किया कि भाई ये आर्टिस्ट को आप सुनो। तब क्या करते थे रिकॉर्ड कंपनीज, उस पर एक तरीके का दाव खेलती थी, एक जुआ खेलती थी। बाय जुआ आई मीन कि उस पर एक तरीके का मतलब एक रिस्क लिया जाता था, एक इन्वेस्ट किया जाता था कि इस आर्टिस्ट को हम साइन करते हैं, इस पे हम खर्चा करेंगे, ये हमारे लिए गाने बनाएंगे और हम इस पे मतलब हम इसके कैसेट बेचेंगे, इसको कुछ कट देंगे, हमारा कुछ कट रखेंगे, कुछ कट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो ये पहले चैनल होता था। इसमें आर्टिस्ट फेल भी होता था, पास भी होता था, ऐसे बहुत सारे हैं। अब दिक्कत क्या हो गई है, अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की वजह से अब जो एक कैसेट बेचने से मान लीजिए 10 रुपये मिलता था एक आर्टिस्ट को, लेट्स से फॉर एग्जांपल, 2 कैसेट बेचो तो 20 रुपये मिलेंगे। अब आप 2 बार स्ट्रीमिंग करो तो 20 रुपये नहीं आ रहे। सो 1 + 1 इज नॉट एडिंग टू 2 आजकल। करेक्ट। और इतने सारे म्यूजिक रिलीज हो रहे हैं, अभी तो पावर आ गई है आर्टिस्ट के हाथ में खुद की, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो, क्योंकि आप हमेशा लेबल पे डिपेंड नहीं कर सकते। अब क्या होता है कि आपने एक ट्रैक बनाया और आपने अपलोड कर दी जी, स्पॉटिफाई पे आ जाता है वो, मतलब ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन अभी आ जाता है, कितने सारे हैं, ट्यून को, CD बेबी, डिस्ट्रोकेट, कितने सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। या तो ना, ये भी ना करो तो आप यूट्यूब पे भी छोड़ दो, कैसे भी करके एक पोस्टर लगा के गाना चला दो, ठीक है। तो आजकल इजी हो गया है मतलब पब्लिक के सामने म्यूजिक लाना। इसका अच्छा प्रभाव भी है कि जो मतलब हिडन जेम्स हैं वो दिख जाते हैं, और जो नहीं, मतलब इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि इतनी सारी म्यूजिक निकल रही है कि अब आपको एक्सक्लूसिविटी नहीं मिलती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरे म्यूजिक के जरिए मैं आके छा जाऊंगा, तो शायद वो पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। सॉरी टू से दिस, बट दिस इज द ट्रूथ एज ऑफ नाउ। तो या तो 2 तरीके हैं इसके, या तो आप बोलो कि भाई ये लोग जो भी मार्केटिंग, जो भी मतलब जो भी टर्म्स है भाई मार्केट के, मुझे तो इतना पता नहीं है, मैं तो प्योर आर्टिस्ट हूँ, लेकिन जो भी प्रमोशन, ये वो एडवर्टाइजिंग, क्या बोलते हैं उसे, ऑनलाइन सोशल मीडिया नेटवर्किंग मार्केटिंग, जो भी करके आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हो तो बेटर है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनको म्यूजिक से कुछ लेना देना नहीं, ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं, वो लोग यही सब देखते हैं, नंबर्स। करेक्ट। या फिर आप छोड़ दो, बोलो कि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस, आई एम डूइंग समथिंग एल्स, आई ओनली परस्यू म्यूजिक टू जस्ट एक्सप्रेस माई सेल्फ, एंड दैट इज मोर देन एनफ एज वेल। दैट इज ऑल्सो अ वेरी वैलिड वे ऑफ डूइंग इट।
मैं तो कहूँगा अगर आपको इसमें नहीं पढ़ना है इट्स स्टिल ओके। ओके, आप म्यूज़िक निकालो, आप अपना एक्सप्रेशन बरकरार रखो, बिना एडल्ट्रेट किए आप अपने म्यूज़िक को पब्लिश कर दो एंड दैट्स इट। और कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते आप टैलेंटेड हो। बिल्कुल, हाँ, बिना टैलेंट का आ ही नहीं सकता, नहीं और आएगा भी तो मीम्स बनेगा, म्यूज़िक नहीं बनेगा। ये ध्यान रखें ये ध्यान रखें, बिकॉज आप जैसे बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि मैं कुछ भी करके आ जाऊँ आगे, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कह रहे हैं जी। और दूसरी बात ये है कि मुझे जो लगता है कि अभी जो सिनेरियो हो रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, शायद लोगों को सही लगे गलत लगे, आई डो नॉट नो, बट अब ना हम बहुत एक ऐसे टाइम पे हैं जहाँ हम आने वाली जनरेशन के लिए बहुत गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। सपोज़ एक जगह पर हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब आर्टिस्ट जो हैं वो रियाज करके आते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, और then they get a chance to perform or show their talent, versus there are people who do absolute rubbish and they become popular day in like just one day. Correct. Not even one day, overnight successful हो जाते हैं। successful in the sense नज़र में आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये लोग शोज कर रहे हैं, एक शो के 8-9 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली कितने एग्जांपल्स मैं आपको मतलब बता सकता हूँ मैं। तो अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट जनरेशन ये सब देखती है, तो उसके पास एक रास्ता है जहाँ मेहनत करके आर्टिस्ट आता है, और दूसरा है ये मतलब हाँ, लाइक कुछ भी करके आप जाओ। सो दे विल बी कंफ्यूज कि मैं ये सब क्यों करूँ फिर। करेक्ट। जो एक्चुअल अगर एंड रिजल्ट ऐसा ही है कि मुझे पॉपुलैरिटी मिल रही है, हाँ, तो मैं क्यों करूँ। तो देयर विल बी अ डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ हार्ड वर्क, क्वालिटी ऑफ प्रोसेस, दैट वी से देयर विल बी अ डिक्लाइन फॉर श्योर। और जहाँ पर देखेंगे एक एक्सट्रीम केस, एक ही कुछ पॉपुलेशन बचेगी, 1% ऑफ पॉपुलेशन बचेगी जो बोलेगी कि नहीं, आई विल गो द राइट वे वेदर इट किल्स मी आल्सो, आई विल गो द राइट वे। तो हमें बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा इन द क्वालिटी ऑफ प्रोसेस टू बी फॉलोड। जी, वेरी नाइस। बहुत ही अच्छे तरीके से पानी ने इस बारे में बताया है। तो जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस बात को, प्लीज़ ध्यान रखें आप कि बिना रियाज, बिना प्रैक्टिस, बिना तैयारी के, जैसे हम एक्टिंग में भी कहते रहते हैं, आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें। सो थैंक यू सो मच पानी। ऐसे तो हमें बातें करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं अभी। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है, पार्ट 2 के लिए आप तैयार रहिएगा। लेकिन अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द मिलते हैं पानी के साथ एक दूसरे एपिसोड में। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।